गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत, यानी सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक से देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। यानी ये शब्द आपसे अभी पूछा गया था, वही क्वेश्चन हमने आपको लिया है। तो दोस्तों याद रखना, ये साहब कौन से हैं? केटी शाह हैं। कौन है? यहाँ पर केटी शाह ने कहा है कि किसी भी बैंक का जो देय है वो जो चेक है वो चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करना है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, केटी शाह इसका आंसर राइट हो जाएगा। आपका दूसरा दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? कि सर संघीय शब्द का प्रयोग अभी भी संविधान में कहीं नहीं हुआ है। यानी आप कहेंगे सर संविधान में कहीं नहीं है, यानी संघीय शब्द का प्रयोग आपके संविधान में कहीं भी नहीं है। दोस्तों याद रखना है, यानी भारत के संविधान में फिर कहा क्या गया है? तो कहा गया है भारत को राज्यों का संघ होगा, यानी भारत राज्यों का संघ होगा, ये जरूर कहा गया है। तो याद रखना, संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिएगा। क्वेश्चन संभावित है, आपका बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? यानी सर पंचायती राज से पूछा गया है 3 नंबर में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमने कहा था कि सर बलवंत राय मेहता है, बलवंत राय मेहता जो आपके हैं, उन्होंने पंचायती राज को एक अच्छे मुकाम में पहुंचाने के लिए कहा कि अगर किसी भी पंचायत को अगर अच्छे जगह पहुंचाना है तो 3 चीजें आपकी होनी चाहिए। यानी इन्होंने कहा है त्रिस्तरीय पंचायती राज। अगर क्वेश्चन पूछे तो जी त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है वो सर जी किसने दिया है? तो बलवंत राय मेहता। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आपका अगला क्वेश्चन दिया है 4 नंबर में कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची है जो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? यहाँ पर देखिए 4 नंबर दिया है और आपका आंसर क्या हो जाएगा तरीके से। दरअसल भारत के जो संविधान का जो कौन सी अनुसूची है राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? जवाब लगभग सभी का है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सर ये चौथी अनुसूची है। कौन है? चौथी अनुसूची, जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सी मदें हैं जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आपकी आती है? यहाँ पर देखा जाए समवर्ती सूची के अंतर्गत किसको लिया गया है? सर ये आपको बताना। समवर्ती सूची में कौन आता है? हमने कहा सर 5 नंबर दिया है। और 5 की बात करते तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो अंतरराज्यीय नदियां हैं, नागरिकता दिया है, स्थानीय सुशासन दिया गया है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए जो मजदूर संघ आपका है, कौन है? मजदूर संघ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए जो मजदूर संघ है ये समवर्ती सूची का विषय है। दोस्तों याद रखना है। क्लियर है ना? तो जवाब क्या हो जाएगा? सर बी हो जाएगा। यानी समवर्ती सूची में जो कानून यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों बना सकती है, यानी केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सर बी नंबर राइट हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए सर फोकस करिए अपना क्वेश्चन पे। सभी का राम राम एक्सेप्ट है, सभी का वेलकम एक्सेप्ट है, सभी का गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका 6 है, संविधान का सभी कौन सा संशोधन है जो राजनीतिक दरबदल से आपका संबंधित है? यानी कि राजनीतिक में जो दरबदल आपका है ये संबंधित आपका किससे है? तो हमने कहा सर ये संबंधित है 52 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था और हमने कहा 5 गुणे 2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 10। कितना आएगा? 10। यानी कौन सी अनुसूची में वर्णन किया गया है? तो सर 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में ये वर्णन आपको मिलेगा। तो जवाब सर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का स्पष्ट किया था? यानी अशोक के जो शिलालेख हैं इनको स्पष्ट किया, ये सभी कौन है? तो आपके 1937 में। कौन है? आपके जेम्स प्रिंसेप। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। जेम्स जो आपके प्रिंसेप है, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे अमुक्त माल्य जो है ये किसका कार्य है? अमुक्त माल्य जो है वो सर किसका कार्य है? ये पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखा जाए सर 8 नंबर है और 8 नंबर की बात करते हैं तो हमने कहा सर ये कृष्णदेव राय एक उपाधि रखा था, है ना? जो कृष्णदेव राय हैं इन्होंने एक उपाधि यहाँ पर रखा था जो कि आपके तुलु वंश के थे कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक आपका है। अगर पूछे विजयनगर साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ शासकों में किसका नाम आता है तो सर ये आपके कृष्णदेव राय हैं। इन्होंने यहाँ पर देखा जाए अमुक्त माल्य ग्रंथ की रचना किया था। सर अमुक्त माल्य ग्रंथ जो आपका है ये तेलुगु भाषा में है। कैसा है? तो आपके तेलुगु भाषा में है, याद रखना है सर जी। तेलुगु भाषा में ये आपका लिखा गया, तेलुगु भाषा में ये लिखा गया है। दोस्तों याद रखना है। आगे बढ़ता है, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर जी आपको बताना है कि भक्ति प्रचार शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में से किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? चलिए बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छी बुक होगी तो हम करा देंगे, कोई भी प्रकाशन आपका है बच्चे के दिनों में उनका भी करा देंगे, है ना? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके 9 पर फोकस करना है। सर 9 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर इन्होंने अपना जो प्रचार वगैरह किया ये असम में वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कौन से? याद रखिए जो शंकर देव आपके हैं ये असम में कौन से धर्म के? तो आपके वैष्णव धर्म के सर जी अनुयायी रहे हैं। यानी आपका जवाब असमिया बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। यानी कि असम की जनता में जो धार्मिक भावना यानी संस्कृति प्रचार किया ये वहां का स्थानीय भाषा का प्रयोग है असमिया, यानी आपका आंसर ए नंबर
नंबर राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 10 नंबर में और क्वेश्चन कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था। सर यहाँ पर देना है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो स्थापित किया गया था वो किसको स्थापित किया गया, ये आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा और सभी क्वेश्चन बहुत ही प्यारे आपके हैं, एग्जाम के दृष्टि से बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके हैं। 10 नंबर की बात करते हैं तो सर जी पिट्स इंडिया एक्ट कब की बात हो रही है, तो हमने कहा सर जी 1784 की बात हो रही है। कब की? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड गठन किया गया। कितने? 6 कमिश्नर जो आपके रहे हैं, 6 कमिश्नर जो आपके रहे हैं उनका एक बोर्ड का गठन किया गया, जो कि भारत में अंग्रेजी जो अधिकृत क्षेत्र थे उनका नियंत्रण में पूरा अधिकार होता था। यानी आपका आंसर हो गया है सर, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, नियंत्रण बोर्ड आपका है। क्या है? अंग्रेजी क्षेत्र का नियंत्रण बोर्ड था, यानी आपका आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा, नियंत्रण बोर्ड आपका है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 11 नंबर में, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे सर किसमें परिवर्तित हो जाती हैं। यानी ग्रेनाइट आपने पढ़ा होगा, ग्रेनाइट आपकी क्या चट्टाने हैं, तो आप कहेंगे सर ग्रेनाइट चट्टाने होती हैं वो सर जी अग्नि चट्टाने होती हैं। कैसी होती हैं? तो ये चट्टाने जो आपकी होती हैं सर अग्नि चट्टाने आपकी होती हैं, अग्नि चट्टाने होती हैं। यानी जब इनमें ताप और दाब लगता है, क्या लगता है? ताप और दाब लगता है तो ये अपने रूप को बदल देती हैं, एक नए रूप में आ जाती हैं और सॉलिड रूप हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखना नीस चट्टानों में, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, नीस में परिवर्तित हो जाती हैं। जवाब यहाँ पर सर जी क्या बनेगा, सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी बनेगा। सर ये जो आपका संगमरमर है ये कैसे बना होगा, तो जो सफेद होता है सेलखड़ी, जो सेल खड़ी होती है, छुइया जिसे जाते हो आप लोग जानते हैं, चौक जानते हैं, तो सर जी जो आपका सेल खड़ी है ना, सेल जो आपका है सेल खड़ी जो आपका है इसका ताप और दाब होता है तो संगमरमर बनता है, याद रखना है। क्लियर हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से विषम इकाई को पहचानना है, यानी सर इनमें से दिया गया है 4 और 4 में से आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत बढ़िया है, जिनका भी सेंटर गया है दूर तो गया है ना, कहते हैं ना जैसा हो उसी में संतोष करना चाहिए, सेंटर आपका दूर हो या पास हो जाना तो है ही है ना। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और 12 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है मृत सागर है, लाल सागर है, काला सागर है और सर जी कैस्पियन सागर, यानी इनमें से पूछा गया है सर जी विषम आपका है कौन, विषम आपका है कौन। तो दोस्तों याद रखना है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लगभग ही किसी का जवाब आ सकता है और अगर आएगा भी तो आपके कहीं ना कहीं तुक्के के हिसाब से आएगा, कोई सॉलिड कोई इसका आंसर नहीं होगा। यानी देखा जाए मृत सागर जो आपका है ना, जो मृत सागर आपका सर जी ये झील है, याद रखना है ये झील है दोस्तों, याद रखना है। बाकी की बात करते हैं सागर है, काला सागर है, कैस्पियन सागर है, लेकिन मृत जो आपका सागर है ना ये झील है, याद रखना है। मृत सागर जो बोलते हैं ना ये एक प्रकार की झील है दोस्तों, याद रखना है। ये इसका आपका कह सकते हैं पॉइंट आपका है, तो इसलिए ऑप्शन ए नंबर है यहाँ पर आपको देना है, नोट कर लीजिएगा, गलती नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 13, कह रहा है सर जी सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। यानी ये भगवान सूर्य हैं और आपकी क्या है प्यारी सी पृथ्वी है, यहाँ से प्राप्त होने वाली जो आपकी क्या होती है ऊष्मा होती है, तो सर इस ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये आपकी जो विकिरण के माध्यम से आती है, लेकिन क्या है सर सौर विकिरण, क्या है ये सौर विकिरण है। यानी ऑप्शन अगर आपने डी चुन लिया है तो जवाब सर जी बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा, सौर विकिरण होता है। यानी जो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होती ऊष्मा वो सौर विकिरण होता है ना। यानी आपका आंसर सर जी डी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। आएगा सर जी क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 14 नंबर में कि ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जवाब देना है। गुड इवनिंग सभी का, गुड इवनिंग सभी को वेलकम है। हमने कहा सर जो ऊन पालन होता है यानी भेड़ पालन होता है, और भेड़ पालन होता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, यानी आप कहेंगे सर ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो आपका है वो सर जी कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, याद रखना है। यहाँ पर आपकी मेरिनो भेड़ आपकी है, कौन सी एक भेड़ है, मेरिनो, मेरिनो नाम की एक प्रजाति की एक भेड़ पाई जाती है, उस भेड़ से आपका ऊन प्राप्त होता है। सर ये ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, कह रहा है सर लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है। यानी लाल वाला जो चना होता है आपने देखा होगा, वही जो चना हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें से एक लाल चना होगा सर, लाल चने में जो मिलता है उससे हमको कौन सा एंजाइम मिलता है, याद रखना ये होता है डायस्टेस। क्या होता है, डायस्टेस होता है, डायस्टेस होता है, ये एंजाइम मिलता है लाल चने में। तो ऑप्शन आपका डी नंबर है। यहाँ क्वेश्चन नंबर दिया है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो आपकी है कौन सी है। पढ़ाया गया है आप लोगों को सर भारत मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। चलिए मानव शरीर में जब सबसे लंबी कोशिका की बात होती है ना, तो इस बात को याद रख लेना है, ये तंत्रिका कोशिका है। क्या है, तंत्रिका कोशिका है। वैसे जंतु में देखा जाए तो आपका जो शुतुरमुर्ग अंडा होता है उसकी कोशिका सबसे लंबी होती है। अगर जंतुओं की बात कर लेते हैं कि किस जंतु का सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है ना। लेकिन जब आपकी मनुष्य की बात कर लेते हैं तो ये सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो कोशिका होती है वो विभिन्न अंगों से, यानी केंद्रीय तंत्र के जो विभिन्न अंग होते हैं उनके साथ जुड़ी होती है, इसलिए सबसे लंबी कोशिका डी नंबर हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 17, कह रहा है पौधे की किस भाग को केसर के
रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी आपने कहा सर जी जो केसर प्राप्त होता है ना वो कैसे प्राप्त होता है, ये बताना है सर। केसर जो प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है, बस ये आपको बताना है। हमने कहा सर 17 नंबर दिया गया है। 17 की बात करते हैं। जब केसर की बात आती है ना, ये बाह्य दल दिया है, पंखुड़ी दिया है, पुंकेसर है, लेकिन सर इसको हम कहते हैं क्या है, इसको बोलते हैं वर्तिका और वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिका और वर्तिकाग्र के नाम से जाना जाता है। यानी ये पौधे के मादा जनन होते हैं। यानी जो केसर होता है तो केसर में जो वर्तिका होती है, वर्तिकाग्र होते हैं, ये पौधे के मादा जनन होते हैं। क्या होते हैं, मादा जनन होते हैं, याद रखना मादा जनन होते हैं। नोट करिएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है। तो साथी हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर है। यानी यहाँ पर अगर 18 की बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाता है SA नोड। क्या होता है, SA नोड जो आपका दिया गया है ये क्या होता है, हमारे हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर होगा, SA नोड जिसे कहते हैं। यानी जवाब क्या हो जाएगा, A नंबर होगा। यानी इसको हम बोले तो बोलते हैं सिरा अलिंद गांठ। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सिरा। क्या बोलते हैं, सिरा जो आपका होता है अलिंद के साथ। किसके साथ है, सिरा अलिंद। ये तो नाम सुने हैं ना, सिरा अलिंद गांठ को SA नोड कहते हैं। क्या, सिरा अलिंद को जो बोला जाता है, सिरा अलिंद गांठ को बोलते हैं, SA नोड को कहते हैं, जो हृदय का एक प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। और ये कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है। तो जवाब आपका A नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे जंतु पराग का आशय क्या है। सर यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा जतु पराग, यानी जतु पराग का आशय क्या है, नया क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा। सर जतु पराग मतलब क्या होता है, याद रखिए इसका ऑप्शन डी होता है जंतुक द्वारा परागण। यानी जंतुक द्वारा जो परागण होता है ये कहा जाता है। तो आपका आंसर जो आपका है डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि विश्व में लगभग 500 से ज्यादा ऐसी प्रजातियां हैं जो परागण के लिए चमगादड़ पर निर्भर करती हैं। यानी ऐसा परागण होता है जो चमगादड़ के अकॉर्डिंग होता है। यानी विश्व में ऐसी भी पौधों की प्रजातियां हैं जो परागण के लिए चमगादड़ पर निर्भर करती हैं। यानी इस तरह की परागण क्रियाएं जैसे घास भूमि, स्थल, सवाना प्रदेश में ही पाए जाएंगे। तो ऑप्शन डी नंबर आपको देना है सर जी। याद रखना, नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल था। क्वेश्चन नंबर आपके 20 में आते हैं और कह रहा है सर जी किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है। इस बात को याद रखना, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का जो आधा जीवन होता है वो 4 महीनों का होता है। उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है। अब बताइएगा, ये क्वेश्चन आपका क्या है 20 नंबर में, तो आपको याद रखना 8 महीने में। यानी उसका जो 3/4 भाग होता है, 3/4 भाग होता है वो सजी आपके 8 महीनों में नष्ट हो जाता है। जवाब सजी यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत के रूप में लाल रोशनी का प्रयोग क्यों किया जाता है। चलिए साथी बताना है क्वेश्चन नंबर आपके 21 में। 2-3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल नए रहे हैं। 2023 का पेपर आपने देखा होगा, बिल्कुल नए प्रवृत्ति के क्वेश्चन मिले थे। वैसे प्रवृत्ति आपको यहाँ भी नए पॉइंट आपको मिलेंगे, जिसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर इतना कठिन पॉइंट कहां से आ गया, है ना। क्लियर है। चलिए सर जी 21 नंबर दिया और 21 की बात करते हैं। कह रहे दीर्घ दृष्टि वालों को भी स्पष्ट दिखाई देता है। दीर्घ दृष्टि कोई मतलब नहीं है, आंखों की रोशनी आपकी सामान्य होती है, ये तो आपका मतलब ही नहीं होता है। बी नंबर कह रहा है कि लाल रोशनी के प्रति जो आंख है ज्यादा संवेदी होता है। बिल्कुल सही बात हो रही है। यानी याद रखना, इसका जो आंसर आपको देना है, यहां पर देखा जाए 21 नंबर में जो आपका बेस्ट आंसर होगा ये आपका बी नंबर आपको देना है। यानी यहाँ पर देखा जाए कि जो लाल रंग का कह सकते हैं, लाल रंग जो आपका दिया है, लाल रंग का जो प्रकाश है वो विक्षेपण में सबसे कम होता है और कहीं ना कहीं ज्यादा दूर तक दिखा सकता है। तो हम लोग अगर ऑप्शन की बात करते हैं, रोशनी के प्रति आंख ज्यादा संवेदी होती है। सी वाले को भी पढ़ लेते, हो सकता है सी वाले में ज्यादा आंसर बेस्ट लग रहा हो। यानी बेस्ट से बेस्ट आंसर आपको निकालना है। हमने कहा है सही आंसर आपको बेस्ट निकालना है। कौन बेस्ट आपका है, ये भी आपको सही लग रहा है और ये भी आपका है। यानी यह सबसे कम बिखरती है, इसलिए लंबी दूरी से भी पहचानी जा सकती है। यानी इस बात करते हैं तो यह सबसे कम बिखरती है, इसलिए इसे लंबी दूरी से भी पहचानी जा सकती है। बात ये भी दम है, इस क्वेश्चन में भी आपका दम है। यानी क्वेश्चन नंबर आपके देखा जाएगा इसमें दोनों ही बातों में आपका दम है, दोनों ही बातों में यहाँ पर दम है। तो हम हिसाब से करते हैं क्या, तो इसमें प्रायिकता सबसे ज्यादा देते हैं यहाँ पर इस वाले को, दूसरी प्रायिकता देते हैं इस वाले को। यानी जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो पहली प्रायिकता आपको ए देना है, जो आपने हमेशा पढ़ा है, जो आपने हमेशा पढ़ा है। लेकिन जब दूसरी बात आती है कि ये जब आप समय ना हो तो हम लोग यही बोलेंगे कि आंखों के प्रति ज्यादा संवेदी होगी, तो ये दूसरी प्रायिकता हम इसको दे सकते हैं। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन को यहां से हम लोग सही कर लेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है सर जी कि वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। चलिए क्वेश्चन देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 21 है वो थोड़ा सा अपवाद के रूप में आपका है, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेना है। इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। जब आयोग आता है तो आयोग में आपको 5 से 6
क्वेश्चन आपको गलत होते हैं, फिर हमारा टेस्ट पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो अपवाद के रूप में हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि 100% सही भी हो। क्लियर है ना, उसमें भी अपवाद हो सकता है दोनों सही किए जाए। क्लियर है। सही क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 और 22 की बात कर लेते हैं, तो सर आपका आंसर इनमें से होगा क्या? चलिए सभी लोगों को जवाब देना है, यानी कि अगर हम बात करते हैं 22 नंबर में, तो देखा जाए सबके जवाब बिल्कुल आ रहे हैं, यानी कोई डाउट नहीं है कि आप लोगों की तैयारी कमजोर है, आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अग्रसर आपकी है, यानी प्रवृत्ति जो आपकी है एग्जाम जैसी बिल्कुल दिख रही है। लगभग जवाब आ रहा है बी और किसी का डी भी आया है। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आप कह रहे हैं वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है लेकिन ध्वनि तरंग में नहीं होता, सर इसको कहते हैं ध्रुवण। क्या कहते हैं? ध्रुवण। नोट करिएगा, यहाँ पर आंसर डी आया है। देखिए अब आया है जवाब, है ना, किसी का आया है यहाँ पर ध्रुवण। इसका आंसर क्या होगा सर? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्रुवण कहते हैं। यानी प्रकाश तरंगों में नहीं होता है जबकि ध्वनि तरंगों में होता है ध्रुवण की घटना। यानी आप कहेंगे सर ये जो आपका नहीं दिखता है, यानी आपके ध्रुवण में ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है सीपीयू का जो निष्पादन है प्रायः किसमें मापा जाता है। यानी हमने कहा है कि एक आधे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जनरल साइंस के अकॉर्डिंग होंगे, यानी यहाँ पर सीपीयू का जो निष्पादन है हम माप सकते हैं सर उसमें, यहाँ पर किससे होती, जीबी में या मेगा हर्ट्ज में। तो आप कहेंगे सर ये होगा मेगा हर्ट्ज, यानी सीपीयू का जो निष्पादन है ये मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। नोट कर लेना है आपको, जीबी और इसमें नहीं करना है, ये होता है आपके मेगा हर्ट्ज में होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि दाहक सोडा कैसा होता है। यानी दाहक सोडा आपका क्या है? आपने धोने वाला सोडा पढ़ लिया, आपने खाने वाला सोडा पढ़ लिया। सजी दाहक सोडा कौन सी बलाई आ गई है इस क्लास में? तो दाहक सोडा मतलब क्या होता है? तो सजी होता है प्रस्वेदी। क्या बोलेंगे? दाहक सोडा कैसा होता है? प्रस्वेदी होता है। प्रस्वेदी यानी कि आपका जो आंसर है ये भी हो जाएगा, सफेद रंग का होता है। सफेद रंग का जैसे नमक होता है ना, सफेद रंग का जो नमक होता है सेम वैसे आपका होता है। ये हवा में क्या होता है? नमी और कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। ये हवा में क्या करता है? नमी को सोख लेता है और CO2 को भी सोख लेता है। तो ये सजी आपका दाहक सोडा होता है। याद रखना इसका प्रयोग तब होता है जब वहां की नमी को सोखना पड़े, वहां का कार्बन डाइऑक्साइड सोखना पड़े, तो भैया इस सोडे का प्रयोग कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्न में से कौन सा एक ठोस स्नेहक आपका है। एक क्वेश्चन अभी 2025 की परीक्षा में पूछा गया था कि ठोस स्नेहक जो आपका है इनमें से है क्या। चलिए यहाँ पर देखो हमने कहा ठोस स्नेहक है, यानी 25 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट होता है। याद रखिएगा ग्रेफाइट जिसको ऑप्शन आ रहा है, यानी सर ये ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपर है। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कार्बन का अपर कौन है, तो आपके हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है। तो ये सर जो ग्रेफाइट होता है कार्बन का अपर है, यानी जो ठोस आपके स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना। तो जवाब क्या हो जाएगा? टी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक श्वेत ठोस पदार्थ एक गर्म करने पर एक गैस निकलता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है। बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है ना। ये जो ठोस होता है उसको कहते क्या है? सर 26 नंबर की बात करते हैं, ये जिंक कार्बोनेट होता है। ये जिंक कार्बोनेट है, इसको नोट करिएगा। कुछ क्वेश्चन आपके साइंस के हैं जिनको नोट कर लेना है। क्वेश्चन आते हैं अगला पॉइंट, कह रहा है सजी पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। यानी कोई आपका पानी यहाँ पर है और उसमें कोई आपका ठोस है जो लटका हुआ है, तो कोलाइडी कण को किस प्रक्रिया से हटाया जाएगा। सर 27 नंबर दिया है। 27 की बात करते हैं सर, इसको बोलते हैं स्कंदन। क्या बोलते हैं? स्कंदन कहते हैं। ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, स्कंदन कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा, ठीक है ना। यानी कि जब जिंक कार्बोनेट होता है गर्म करने पर CO2 गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को क्या करता है? दूधिया बना देता है। यानी जो CO2 निकलता है वो पानी को दूधिया कलर कर देता है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। ये 2025 अभी आरओ एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अम्लीय वर्षा है, यानी सर अम्लीय वर्षा की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये वनस्पति को भी क्या करता है? नष्ट करता है। यानी ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि इस दिन अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आज साइंस के क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं दमदार वाले रहे हैं। अगर थोड़ा सा पेपर इधर उधर दारू पीकर बनाया जाए तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और हमारे हर एक क्लास का लेवल आपको बदला हुआ मिलता है। ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं पता है क्या? क्वेश्चन नंबर आपका 29 वाला नहीं बताया गया क्या? पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। 29 नंबर आपका दिया गया है और 29 का ऑप्शन सही आपका क्लोरीनीकरण होता है। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि पानी से लोहा और मैग्नीज को अगर हटाया जाए तो ये इसको बोलते हैं क्लोरोनीकरण कहते हैं। क्लोरीनीकरण ऑप्शन आपका भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया गया है, कह रहा है कि इस दिन को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। उम्मीद है अब सभी लोग जवाब देंगे। अब तो आपको जवाब देना ही देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन रह गया ना, सही करा दिया। अहिंसा दिवस मनाते हैं 2 अक्टूबर को मनाते हैं, यानी आपका आंसर सही हो जाएगा 2 अक्टूबर। जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर बन जाएगा, है ना। हमने कहा है कि कठिन को देखकर भगने से, है ना,
आपकी वास्तविकता तैयारी नहीं हो पाती है। अगर आप कठिन देखकर अगर भाग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सरल की ओर जा रहे हैं। लेकिन भैया कभी कभी पेपर कठिन होता है, जैसे 2023 का पेपर हुआ, किसी को नहीं पता था कि 2023 का पेपर कैसा मतलब आएगा, और आज भी किसी को नहीं पता है कि 2025 का पेपर कैसा आएगा। तो जब आपको पेपर कठिन लगे तो 2023 को याद कर लेना, उस हिसाब से क्लास में बिल्कुल चिपके रहना कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में जो सर ने पढ़ाया है, ठीक है ना। चलिए सर अगला पॉइंट दिया गया है और कह रहा है कि निम्न में से कौन से न्यायमूर्ति भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक माने जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट ने यूपीएसआई की तैयारी किया होगा उन लोगों के लिए बिल्कुल हलवा क्वेश्चन होगा। यानी भारत में जनहित याचिका के रूप में कौन से न्यायाधीश आपके हैं जो प्रवर्तक माने जाते हैं। साथ ही 31 की बात कर लेते हैं तो ये भगवती साहब है। कौन है? न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती। यूपीएसआई के कितने साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, यानी यूपीएसआई को फॉर्म भरे होंगे, है ना, और आपने भरा होगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, है ना। और आपको बता दें पेड एग्जाम के बाद हमारी जो तैयारी होगी वो आपकी यूपीएसआई के लिए आपकी होगी, जिसमें मूल विधि, आपका संविधान और आपकी हिंदी, ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट रहेगा। तो ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। चलिए साथी बताना है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। चलिए साथी यहाँ पर दिया है 32 नंबर है और 32 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या होगा। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। देखिए 32 नंबर जवाब आ गया है। हमने कहा सर लोक निर्माण विभाग है ना, ये आपके फिरोज शाह तुगलक थे। कौन है? फिरोज तुगलक, जिसको ऑप्शन आ रहा है 32 नंबर में, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना यहाँ पर किया था दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, है ना, और साथ में देखा जाए तो आपका हिसार जौनपुर में जो आपका रहा है, इन नगरों की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। यानी क्वेश्चन में देखा जाए तो आंसर में आप लोगों के क्वेश्चन ये कठिन स्तर में है, लेकिन फिर भी जवाब आप लोगों के लिए मतलब स्पीड के साथ आ रहे हैं, यानी ठीक ठाक तैयारी आपकी है। सही क्वेश्चन आपका 33 है। निम्न में से कौन सी एक रिपोर्ट है जो अंकटाक के द्वारा जारी नहीं की जाती है। इस क्वेश्चन को आज हम दोबारा पढ़ा रहे हैं, एक दिन और भी आपको पढ़ाए थे, कल या परसों पढ़ाया था, यही सेम टू सेम क्वेश्चन। और कहा था सर जी जो अंकटाक होता है ना, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है। जो अंकटाक होता है द लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट करता है। इसके बाद द इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स रिपोर्ट भी करता है, लेकिन इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो इंडेक्स है ये नहीं करता है। यानी सर जी जो ऑप्शन आपका दिया गया है 33 नंबर में, सर जी आपका डी नंबर, इसको जवाब क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना राइट आंसर इसका बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर है। चलिए सर अगला क्वेश्चन दिया गया है डिजिटल भुगतान सूचकांक निम्न में से किसकी एक पहल है। यानी डिजिटल भुगतान जो सूचकांक है ये सर जी जो आपकी पहल है वो आपकी किसकी पहल है, यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो हमने कहा डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी 34 नंबर है, बिल्कुल सही जवाब क्या बनेगा। ये डिजिटल भुगतान के लिए पुरस्कार भी मिला है। आपको याद होगा डिजिटल भुगतान के लिए इनको पुरस्कार मिला है, आपके भारतीय रिजर्व बैंक को मिला है कि नहीं है। करंट अफेयर में आपको पढ़ाया था कि डिजिटल भुगतान की मात्रा पता करने के लिए जो भारतीय रिजर्व बैंक होता है उसके द्वारा सूचकांक जारी किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपको अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है कि ब्लू वर्ल्ड बर्ड क्या दिया है, बर्ड फ्लू के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। बर्ड फ्लू आपने नाम सुना होगा, अभी एक साल पहले घटना आई थी जिसमें से आंखें लाल हो रही थी, है ना। बर्ड फ्लू का नाम आपने सुना होगा। तो आपको बताना है सही कौन सी कथन आपका सही नहीं है। यानी 35 नंबर में पहले ऑप्शन को देखना है। यह एक एवियन इन्फ्लुएंजा है जो पक्षियों को भी प्रभावित करता है। यह एक विषाणु जनित बीमारी होती है। यानी सर पहला पॉइंट सही है, सर दूसरा भी पॉइंट सही है। इसका टाइप बी प्रकार का एक वायरस का जेनेटिक्स वायरस होता है। यानी बर्ड फ्लू एक विषाणु जनित बीमारी है जो पालतू पक्षी को या पालतू जंगली जानवरों दोनों को प्रभावित करना है। ये वायरस का 3 प्रकार है। यानी याद रखना इस वायरस के 3 प्रकार है, ए बी सी। इनमें से ए टाइप का है, ये बी टाइप का नहीं है, याद रखना। इसलिए ऑप्शन आपका सी गलत दिया गया है। इस बीमारी का सर्वाधिक प्रभाव मुर्गियों पर पड़ता है, तो आप कहेंगे सर सी नंबर बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से एक कीटनाशक नहीं है। अभी आप पेपर उठाइएगा, अभी जो 2025 में हुआ है उसमें भी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कीटनाशी नहीं है, है ना। यहाँ पर देखा जाए 36 नंबर में, तो हमने कहा सर ये यहाँ पर कीटनाशी नहीं है। कह रहे सर डीडीटी दिया है, बेंजोइक हेक्साक्लोराइड दिया है और पायरोथ्रिन दिया है, और एक ऑप्शन और भी दिया है इनमें से कोई नहीं। यानी क्या इनका प्रयोग कीटों को नाश करने के लिए करते हैं, यानी इनको खेतों में हम लोग प्रयोग करते हैं। बताइएगा इनका प्रयोग हम क्या जीवाणुओं को नष्ट करने में करते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें से राइट क्या हो सकता है, बता सकते हैं। चलिए तो याद रखिए इनमें से कोई नहीं। क्या बोलेंगे सर, इनमें से कोई नहीं, यानी कीटनाशी के रूप में नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लेना है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है अच्छा ये जो आपका दिया है पायरोथ्रिन,
पायरोथ्रीन जो आपका होता है ये कार्बनिक पदार्थ है, ये सजी कार्बनिक पदार्थ है और कहीं ना कहीं ये मच्छर मारने में इसका प्रयोग करते हैं, यानी मच्छर मारने में इसका प्रयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं मच्छर भी तो एक कीट है, इसके हिसाब से इस क्वेश्चन में नंबर आपको मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो पायरोथ्रीन आपका है ये मच्छर मारता है और मच्छर मारता है, इस हिसाब से ये भी तो आपका कीट है। इस हिसाब से देखा जाए तो हमें लगता है बेस्ट आंसर आप इसको लगा दीजिएगा, क्योंकि ये मच्छर जो आपका किस में आएगा। अब आप ही बताइए, इसका निर्णय लीजिए, मच्छर किस में होता है? मच्छर भी एक कीट में ही लेंगे कि नहीं लेंगे? हमें तो लगता है मच्छर को कीट ले लिया जाए, मच्छर एक कीट होता है और इस हिसाब से पायरोथ्रीन है जो मच्छर को मारने में इसका प्रयोग करते हैं। तो भैया मॉस्किटो जो आपका सही आंसर सी लगाइए, है ना, क्योंकि जब आपके सामने ऐसा ऑप्शन दिया है जो आपको मैच कर रहा है तो आप डी न लगा करें, आप लगाइए सी नंबर है यहाँ पर लगाइएगा, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक में कौन सा देश आपका सम्मिलित नहीं है। देखो 37 नंबर आपका दिया है। हमने कहा वर्तमान में ओपेक में जैसे आपके सदस्य होते हैं जो आपके किसको निर्यात करते हैं, पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं। तो जब पेट्रोलियम को निर्यात करते हैं तो सजी यहाँ पर 37 नंबर में देखा जाए तो सजी इक्वाडोर है, तुर्की आपका है, सऊदी अरब है। तो सजी ये जो दिया गया है ना अल्जीरिया, अल्जीरिया इसका सदस्य नहीं है। यहाँ पर जो आंसर दिया गया बी नंबर है अल्जीरिया, सजी इसका जो सदस्य है नहीं है, याद रखना, नोट कर लेना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बंधु नामक वेबसाइट निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है। बंधु नामक जो वेबसाइट है वो निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है। 38 नंबर दिया गया है। तो आप कहेंगे सर ये शिक्षा मंत्रालय की है, किसकी है? तो शिक्षा मंत्रालय ने यहाँ पर IIT बॉम्बे के छात्रों के लिए एक बंधु नामक एक कह सकते हैं सहायता वेबसाइट लॉन्च किया था। तो इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया है अरुंधति राय जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो आपकी कौन सी है। अरुंधति राय की प्रसिद्ध पुस्तक पूछा गया है, यानी सर 39 नंबर दिया है। तो सजी ये आजादी फ्रीडम फॉसिज्म जो आपका दिया है ये अरुंधति राय की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सजी क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की पुस्तक नहीं है, यानी कृति नहीं है, 40 नंबर में। यहाँ पर देखो दिया है रघुवंशम है, मेघदूत है, मिताक्षरा नहीं होना चाहिए, मिताक्षरा नहीं होगी क्योंकि कुमार संभव है, मिताक्षरा नहीं है, यानी 40 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये विज्ञानेश्वर की है, किसके है? ये सजी आपके विज्ञानेश्वर की है, किसके है? विज्ञानेश्वर की है, याद रखना है। तो भैया यहाँ पर देखो 40 क्वेश्चन तो आपको ऐसे लिया था जो आपके 2023 की परीक्षा के दर्शन करा रहे थे, है ना। अब थोड़ा सा आते हैं नॉर्मल वाले में, यानी आइएगा क्वेश्चन आपके 41 में। कह रहा है निम्न में से कौन सा सजी आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है। चलिए साथी बताना है। अब आपको दर्शन कराते हैं 2022 वाले पेपर के। 2022 के जैसे आपका पेपर था वैसे दर्शन अब आपको मिलेंगे। यानी कह रहा है सर जी कौन सा कर है जो प्रत्यक्ष कर नहीं है, यहाँ पर देना है सर आपका आंसर इनमें से क्या बनने वाला है। तो देखिए ये उपहार कर है, ये संपत्ति कर है, ये संपदा है, ये सजी जो आपका बिक्री कर आपका है कौन है, यानी जो बिक्री कर है एक अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर जो आपका है ये सजी कैसा है, अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर आपका है, याद रखना ये अप्रत्यक्ष कर में आता है जो राज्य सरकार के द्वारा वस्तुओं पर लगाया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है UNDP द्वारा तैयार किया गया सूचकांक कौन सा है। यहाँ पर साथी बताना है UNDP के द्वारा तैयार किया गया जो सूचकांक है वो सजी आपका है कौन, 42 नंबर आपको देना है। तो दोस्तों ये आपका कौन सा तैयार है, मानव विकास सूचकांक। क्या होगा? मानव विकास सूचकांक है, यानी राइट आंसर आपका जो दिया है वो आपका सी नंबर मानव विकास सूचकांक, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लेना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक रूप से किसके माध्यम से मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 43 है और 43 की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर इनमें से क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है सर, आपका जो आंसर दिया है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलो भाई कह रहा है लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है। सर जी इसका मतलब क्या हो गया, लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप जो मिलता है वो सजी किसके माध्यम से होता है। यानी जो आपका आंसर दिया गया है ये सजी जो आपका संसद आता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी लोकतंत्र में जनमत को जो आधिकारिक स्वरूप दिया है वो संसद के माध्यम से मिलता है। भारतीय संविधान में जो संसदीय लोकतंत्र है, यानी भारत के संसद में जो संसदीय लोकतंत्र है वो अपनाया गया है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर आपके बी को भी नोट कर लीजिएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया है यहाँ पर आपकी 44 में, निम्न में से कौन सा तत्व है किसी देश की विदेश नीति का एक निर्धारण आपका नहीं करता है, यानी विदेश नीति के तत्व का निर्धारण नहीं करता है। यानी सर 44 नंबर दिया है और यहाँ पर 44 की बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए साथी यहाँ पर जवाब देना है। तो हमने कहा सर देखिए ये राष्ट्रीय हित हो गया, यहाँ पर परस्पर निर्भरता हो गया, संस्कृति परिस्थितियां हो गई, लेकिन सर जी धार्मिक परिस्थितियां ये क्या विदेश नीति को प्रभावित करेंगी, यानी इसका निर्धारण क्या धार्मिक नीतियां करेंगी। तो आप बताइएगा इसका निर्धारण धार्मिक तरीके से होगा। तो भैया यहाँ पर याद रखना विदेश नीति में धार्मिक परिस्थितियां का कोई मतलब आपका नहीं होता है। ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 44 नंबर है। राधे राधे भैया, राधे राधे।
कह रहे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा। चलिए भाई बताना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। पूछा गया है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा, ये पूछा गया है। हमने कहा सर 45 नंबर दिया गया है, यानी आपका आंसर जो बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है, लोकसभा में जो सर विपक्ष का नेता होता है वो होता है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में, यानी राइट आंसर क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ए नंबर आपको नोट कर लेना है। आपको याद होगा कि लोक लेखा समिति में जो सदस्यों की संख्या होती है 22 होती है। कितनी होती है, 22 होती है। 22 में देखा जाए तो आपके 15 लोकसभा के होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं और इसके बाद 7 जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं, यानी आपका आंसर हो गया ए नंबर। क्वेश्चन दिया गया है संविधान सभा द्वारा भारत को जो संविधान है वो सजी कब पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है और दमदार क्वेश्चन आपका दिया गया है, यानी वो बुरे दिन आपके चले गए हैं। यानी आपने देखा स्टार्टिंग में अभी आपके क्वेश्चन बड़े कठिन रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा आपके क्या होंगे सर, हल्के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी पॉलिटी आप लोगों के लिए हल्की आपको हो जाएगी। यहाँ पर देखो दिया है संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान है ये कब पारित किया गया था। पारित किया गया है यानी बनकर तैयार हुआ है। जब पारित किया है और बनकर तैयार हुआ है तो आप लोग जवाब दे सकते हैं 26 नवंबर, यानी सर जी 26 नवंबर जो आपका है 1949 है, इस दिन पारित किया गया, इस दिन अंगीकृत किया गया था, यानी आपका जो आंसर है आपका 26 नवंबर 1949। दो जगह दिया है क्या, अच्छा 26 नवंबर दिया तो है, यहाँ पर 26 नवंबर 1949 ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किसमें होता है या किसमें निहित होता है। चलिए साथी बताना है चुनाव याचिका का निर्णय लेने का जो अधिकार है वो आखिर किसमें है। चलिए साथी बताना है चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का जो अधिकार है उसे जी चुनाव आयोग के अंतर्गत निहित होता है, यानी चुनाव आयोग के अंतर्गत है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। यानी निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा किया जाता है, जो कि राष्ट्रपति इनका निर्वाचन करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति इनका निर्वाचन करते हैं, ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है सर 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या हो जाएगा। चलिए 1857 की जो क्रांति हुई थी वो विफल हो गई थी, है ना, और सजी विफल होने का रीजन क्या बताया गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहे सजी अंग्रेजों को फ्रांसीसियों का समर्थन मिला, अंग्रेजों की संख्या अधिक थी, कह रहे सजी यहाँ पर आयोजन तथा नेतृत्व अधिक थी और यह कह सकते हैं असामयिक था। यानी देखा जाए तो विफलता का जो कारण दिख रहा है वो क्या है, तो आयोजन और नेतृत्व अधिक थी। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, नेतृत्व का तो अभाव होता है ना। मुख्य कारण पूछा गया है और मुख्य कारण की बात करते हैं तो ये यहाँ पर देखो जो आयोजन है और नेतृत्व अधिक था। अधिक कैसे होगा भाई, ये अधिक नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, यानी कि ये कोई हम नहीं है। यहाँ पर देखो ये असामयिक था, ये कह सकते हैं कि सर ये असामयिक था। अगर यहाँ पर दिया होता कि सर आयोजन और नेतृत्व जो आपका था वो सही से नहीं हुआ था, यानी जो कह रहा है नेतृत्व अधिक, तो नेतृत्व अधिक का मतलब क्या हो जाएगा, ये कोई हजम करने की बात रही है, ये जो बात है ये हजम नहीं है। इसका मतलब देखा जाए तो नेतृत्वकर्ता का अभाव था, नेतृत्वकर्ता का अभाव अगर दिया होता, अभाव दिया होता तो सजी बात मान लेते, लेकिन इस हिसाब से सजी ये कोई कारण नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर दिया अंग्रेजों को फ्रांसीसियों का समर्थन मिला, ऐसा भी कोई आपको बात नहीं है। यहाँ पर पूछा है सही बात पूछा है और सही बात में हमको लगता है कि ऑप्शन डी और पर ध्यान दीजिएगा, असामयिकता हो जाएगा, यही बात आपका है, असामयिकता इसका हो जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन को फास्ट कराएंगे, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, हवा में उड़ाना है क्या, क्या चाहते हैं कि क्वेश्चन को हवा में उड़ा दें, जो क्वेश्चन समझ में ना आए उस क्वेश्चन को हाईकोर्ट भेज दें क्या भाई बताइए। अरे इतना फास्ट तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल लग रहा है कि नहीं बिल्कुल अलग हट के आया है तो उस क्वेश्चन में हम समय ना दें, समय ना दे, समझाए ना आपको। क्या चाहते हो, टीचर से पढ़ना चाहते हो या किसी ऐसे जो बिल्कुल पढ़ा के चला जाए, ऐसे मर्जी आंसर की देकर पढ़ा देगा, क्या चाहते हो, ऐसे लोग से पढ़ना चाहते हो तो ऐसे लोग से पढ़ लीजिएगा। लोगन समझने का प्रयास तो करो, क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हो और पेपर देने जा रहे हो तो यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा 1857 की बात करते हैं तो ब्रिटिश सैन्य जो श्रेष्ठता थी, यानी ब्रिटिश जो शक्तियां थी बच्ची थी, विदेशों में एकता और प्रभावी नेतृत्व की कमी रही है और सीमित भारतीय समर्थक थे। यानी यहाँ पर देखा जाए सीमित भारतीय समर्थक, इसका मतलब आपको डी लगा दीजिए, सही आंसर आपका डी के साथ बेस्ट हो जाएगा, डी नंबर लगाइएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये जो आत्मकथा है वो आपकी किसकी है सर। यहाँ पर देखा जाए आपका 49 नंबर है और 49 की बात करते हैं सर, ये गांधी जी की है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। देखो हमने कहा हम समाधान क्लास में ही करेंगे और आपको मालूम है कि हम यहाँ पर ऑफलाइन टीचर है, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक यहाँ पर क्वेश्चन में रुकना चाहिए, समय देना चाहिए, जब लगे बिल्कुल से परेशान कर रहा है क्वेश्चन तब उसको डाउट में रख देना है। क्लियर है ना। सही क्वेश्चन आपके आते हैं 50 में, निम्न में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका नाम क्या हो जाएगा, ये कौन सा जी है, गोपाल कृष्ण गोखले है क्या या बाल गंगाधर तिलक है। यानी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आप आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए
यहाँ पर आपके हैं कौन, लोकपाल, ये आपके बाल गंगाधर तिलक है या गोपाल कृष्ण गोखले हैं? बाल गंगाधर तिलक जवाब आ रहा है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, हमने कहा बिल्कुल सही लगा दिया है, यानी बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक है। याद रखिए गणपत मौर्य, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। तो जी क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, बुलंद दरवाजा के निर्माण करने वाला जो मुगल शासक कौन था? चलिए बताना है सर, यहाँ पर जो दिया है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण करने वाला मुगल शासक कौन था? बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी यानी अकबर, इसका आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा सर जी, फतेहपुर सीकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आपको याद होगा गुजरात विजय के अभियान में कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका जो दरवाजे का निर्माण करवाया गया, क्यों करवाया गया, तो गुजरात विजय के अभियान में करवाया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। सजी दिया है प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, प्रांतों में सजी जो द्वैत शासन है ये लागू किया गया था, वो किस एक्ट के द्वारा किया गया? क्वेश्चन बिल्कुल जबरदस्त तरीके का है, यानी जितना भी आपने स्टार्टिंग में कठिन पढ़ा वैसे ही आपको लेवल आपको देखने को मिला है। कभी भी आप पेपर को देखिए तो पेपर में दो चीज देखा करिए, तो पूरा पेपर कठिन है या सजी पूरे पेपर में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कठिन है, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक क्या है ना, कमी बता रहे हैं कि आपने स्टार्टिंग 1 से कर दिया, क्वेश्चन गलत हो गया, 20 तक आप गए, क्वेश्चन कठिन आ गए, तो आप कहते हैं इतना करेंगे तो फिर हमारा नंबर तो पीछे से आएगा। तो आप लोग क्या करते हो, एबीसीडी में कोई ना कोई तुक्का मारने हैं, पेपर को पूरा सोल्व करें, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए और पेपर को पूरा सोल्व करते जाइएगा, देखना वहां पर बहुत ऐसे क्वेश्चन जो आपको आ रहे होंगे और आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं अगर क्वेश्चन को छोड़ते चले जाएंगे जो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सजी दिया है द्वैत शासन, हमने कहा सर 52 नंबर दिया है, द्वैत शासन स्टार्ट हुआ था ये सजी 1919 में, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा ये हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सजी क्वेश्चन दिया है संसार का विशालतम मरुस्थल इनमें से कौन सा है, यानी संसार का सबसे ज्यादा जो विशाल मरुस्थल है वो आपका है कौन, यहाँ पर देना है आपका राइट आंसर है। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो शायद ये सहारा मरुस्थल आ रहा है, यानी सजी सहारा मरुस्थल जो आपका दिया है वो बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, सहारा हो जाएगा, सबका सहारा भी आता है। क्वेश्चन दिया गया है किसी सरिता में अपर्दन की दर न्यूनतम होती है जहां, यानी यहाँ पर सजी 54 नंबर आपसे कह रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे कि किसी सरिता यानी नदी, सरिता मतलब क्या होता है, नदी होता है, किसी नदी में अपर्दन की दर न्यूनतम होती है जहां चौड़ाई ज्यादा हो, वेग अधिक हो, नदी समुद्र में मिलती हो, गहराई ज्यादा हो। ये आपके दिमाग को बिल्कुल से क्या करेगा, ब्रेन वॉश करेगा, यानी ये क्वेश्चन आपका ऐसा है कि आप अपने दिमाग का प्रयोग करिए। सजी सही आंसर क्या है, अगर आपने दिमाग का प्रयोग किया 100% क्वेश्चन को सही करोगे, नहीं तो गलत कर दोगे। चलिए हमने कहा सजी ये बताइएगा कोई नदी आपकी है, नदी जा रही है, यहाँ पर अगर नदी चौड़ी है तो उसका अपर्दन ज्यादा होगा, है ना, अपर्दन ज्यादा होगा, वेग होगा अपर्दन ज्यादा होगा, ठीक है ना, गहराई होगी तो भी आपका होगा, लेकिन सजी ये देखो ना न्यूनतम होती पूछा गया, न्यूनतम क्या दिया है, न्यूनतम दिया गया है, यानी आपने बिहार में अभी देखा है ना, बिहार में जितनी ज्यादा दूर तक फैल रही है नदी उतने ज्यादा कटाव हो रहा है, उसका ज्यादा कटाव हो रहा है। तो हमने कहा जब नदी अपने समय पे पहुंचेगी, यानी मान लो यहाँ से नदी जा रही है और समुद्र में मिलेगी तो वहां तो पानी बराबर में है ना, तो ये जो डेल्टा होती है, कौन है जो डेल्टा होती है, आप कहेंगे सर जी जो नदी में, यानी नदी जब समुद्र में मिलती है तब इसकी अपर्दन की क्रिया न्यूनतम होती है, क्योंकि ये नदियों द्वारा बहा कर ले गई मिट्टी ये डेल्टा का निर्माण करती है, यहाँ पर कटाव नहीं करती है, यहाँ पर जमाव करती है, यानी इकट्ठा करती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सजी नदी जब समुद्र में मिलती है तब डेल्टा का निर्माण करती है, यानी वहां मिट्टी ले जाती है और मिट्टी ले जाती है और डेल्टा का निर्माण कर देती है। तो यहाँ कहां से कटाव हो रहा है, यहाँ तो भैया और इकट्ठा होके जा रहा है। आ गया सजी समझ में, क्लियर है। चलिए सर आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अपर्दन का मतलब क्या होता है, अब ये नहीं मालूम अपर्दन मतलब होता है सजी जो आपका नदी के किनारे कटाव छटाव हो रहा है उसको अपर्दन कहते हैं, ठीक है ना, परतों का क्या हो रहा है, उखड़ना हो रहा है। सजी आपका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नाम सहाद्री किससे संबंधित है, यानी सजी जो आपका सहाद्री है, सहाद्री का संबंध पूछा है, हमने कहा सजी कोई दिक्कत नहीं है। सहाद्री मतलब क्या होता है, आपका ये प्यारा सा भारत है, ये दक्षिण भारत जो आपका है ना, दक्षिण का जो भारत है, ये दक्षिण भारत में जो पश्चिमी वाला एरिया है इसको सहाद्री कहते हैं। सजी जो पूर्वी वाला घाट है ना इसको हिमाद्री कहते हैं। ये जो आपका हिमाद्री है, हिमाद्री आपका बनेगा और ये आपका पश्चिमी वाला सहाद्री है, यानी जवाब आपका आ गया है सर जी पश्चिमी घाट आपका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखना है। सर जी क्वेश्चन आपका अगला 53 नंबर दिया है निम्न से कौन सा मिलान सही नहीं है, यानी सर जी देखा जाए हिमाचल दिया है, शिलांग दिया है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद है, उत्तर प्रदेश लखनऊ, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर है। यानी आप कहेंगे सर हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या शिलांग है क्या, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या शिलांग है क्या, बताएंगे तो आप कहेंगे नहीं सर जी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिलांग नहीं है, मेघालय की शिलांग जरूर हो जाएगी, मेघालय वही सोनम गुप्ता वाला है ना, तो सर जी यहाँ पर कहेंगे मेघालय की राजधानी सर जी क्या है, शिलांग है, हिमाचल प्रदेश की तो नहीं है। अब आप लोग तो बता ही सकते हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इसको तो हम नहीं बताएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दिया है समुद्र की लहरों में भंडारित होती है, यानी समुद्र की लहर जब आती है ना तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, यानी उसमें सजी क्या चीजें आपकी होती हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया गया है, समुद्र की लहरों में भंडारित होती है, सर क्या आंसर बनेगा,
चलो यहाँ पर दीजिए आपका आंसर क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझेंगे और इसका जवाब देंगे। हमने कहा जी जब बात कर रहा है समुद्र की लहरों में, तो लहर मालूम है कैसी होती है? चलो शिमला है, बहुत बहुत अच्छी बात है कि हम कम समय आप लोग जवाब दे दिए। हम तो सोचे आप लोग ये भी नहीं बता पाओगे। आप बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है समुद्र की लहरों में भंडारित ऊर्जा क्या होती है? यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब आ रहा है, काफी लोग समुद्रों की लहरों में यहाँ पर देखा जाए तो कुछ लोग यहाँ पर गतिज ऊर्जा दे रहे हैं, द्रव वाली ऊर्जा दे रहे हैं, गुरुत्व भी दे रहे हैं। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सही आपका आंसर सही बेस्ट में क्या हो जाएगा? तो इन ऊर्जाओं में यानी लहरों में देखा जाए तो ऊर्जा जो होती है मिश्र होती है, यानी मिक्स होती है। इनमें तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का संयोजन देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा भी हो जाती है जो गति के कारण उत्पन्न होती है, लहरों की गति ऊंचाई में होती है। तो यानी कि देखा जाए इसमें सभी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। जब लहर बिल्कुल ऊपर होती है, ये गति कर रही होती है, लहर वाली जो नीचे हो जाती है वो स्थिति में हो जाती है, यानी गुरुत्व भी होता है, यानी सभी ऊर्जा इसमें होती है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है। यानी जो विकसित भ्रूण होता है तो उसके प्रसव को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है। यानी 58 की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये होता है गर्भपात। क्या होते हैं? गर्भपात कहते हैं। यानी विकसित भ्रूण का जो प्रसव होता है इसको गर्भपात कहते हैं, याद रखना है। जब वो विकसित हो जाता है और वो भ्रूण जब प्रसव होता है, वैज्ञानिक रूप से कहते हैं इसको गर्भपात कहते हैं। इसको ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, नोट कर लेना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है और क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। ये जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन्स है, पाए जानते हैं ना थायरॉक्सिन हार्मोन्स, इसमें पहली बार पढ़ रहे हैं। जो सही थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है ये स्रावित करता है, यानी जो स्रावित होता है या स्रावित किया जाता है वो कहां से किया जाता है? तो साथ ही याद रखना है ये ग्रंथि है अवटु ग्रंथि। क्या है? अवटु ग्रंथि। हाँ बिल्कुल सही है। ये जो आपका अबॉर्शन आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में, अबॉर्शन वही बात है। सही, यहाँ पर देखो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है अवटु ग्रंथि। ये अवटु ग्रंथि आपने क्या पहली बार पढ़ा है क्या? इसको क्या पहली बार पढ़ा? नहीं सर जी, ये जो आपका थायराइड होता है ना, थायराइड जो थायराइड होता है उसी को बोलते हैं, याद रखिए थायराइड को ही बोलते हैं अवटु। तो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा सर। ये जो अवटु ग्रंथि है ये यानी इसी को बोलते हैं थायराइड। क्या बोलते हैं? थायराइड बोलते हैं। तो याद रखना इसका जो आंसर है ये आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है कि बिना एंजाइम वाला पाचक रस क्या है? यानी बिना एंजाइम वाला जो पाचक रस होता है वो सजीव होता कौन है? यहाँ पर देखा जाए तो सजीव आपका पित्त होता है। ये जो बिना एंजाइम वाला पाचक रस होता है सजीव वो पित्त रस होता है। पित्त रस सजीव निकलता है कहाँ? यकृत से निकलता है। कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। और कहाँ इकट्ठा होता है? तो आपके पित्ताशय में होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, यानी पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है। याद रखना इस बात को, है ना। आपको याद होगा कि यह आंतों में उपस्थित होता है जो लाइसोसोम की क्रिया को तीव्र करता है। तो इसका आंसर आपका ए बनेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्वेश्चन क्या है, बीज के अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी होती है? यानी बीज का अंकुरण के लिए क्या जरूरी है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखा जाए बीज के अंकुरण के लिए क्या जरूरी होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको आयोग देता है। यानी जो आयोग होता है ना वो ऐसे ही क्वेश्चन रखता है, बिल्कुल गब्बर वाले शेर ने, बब्बर शेर वाले क्वेश्चन। हमने कहा सर जरूरत क्या होती है? यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी पेड़ पौधे को जगने के लिए, कोई भी बीज को जगने के लिए क्या जरूरी होता है? यहाँ पर देखो दिया गया है, सही दिया गया है, खनिज दिया गया है, यहाँ पर जल दिया गया है, प्रकाश दिया गया है और आपका ताप दिया गया है। सबसे बेस्ट आंसर हम आप लोगों से चाहिए, सबसे बेस्ट आंसर चाहिएगा। चलिए बहुत अच्छे, चलो यहाँ पर देखो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर, ताप होता है। क्या होता है? ताप होता है, याद रखना है। बिल्कुल सही जवाब है, लगभग लोगों का जवाब सही है। ताप जरूरी होता है। खनिज में रख दोगे नहीं होगा सही, जल में आपका है, प्रकाश है, लेकिन ताप जो होता है ये आपका निर्धारण होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपने देखा होगा गेहूं, सही गेहूं के अंकुरण के लिए जरूरी होता है समय, और वो समय आता है कब? दिसंबर माह में, है ना। और आपके नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर तापमान आपको देना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कि पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे होते हैं, यानी कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो पत्थरों में जगे रहते हैं, पत्थरों में चपके होते हैं। सर ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? ऐसे पौधों को कहा जाता है सैलोभिद। क्या कहते हैं? सैलोभिद कहते हैं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट, सैलोभिद हो जाएगा। स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है? सर स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है ये पूछा गया है। तो सर जी 23 नंबर की बात करते हैं, मतलब इसका बात करते हैं तो सर जो कीट होते हैं, यानी जो आपके कीट होते हैं, कीटों में पाए जाते हैं जो अग्रभाग होते हैं वो यही होते हैं, अग्रिकाएं कहा जाता है, जो संवेदनशील होते हैं।
एंटीना की तरह कार्य करती है, जैसे मधुमक्खी होती है, उनके एंटीना होता है, वही एंटीना की बात हो रहा है, वही एंटीना की बात हो रहा है। ये स्पर्श रोम जो है वो कीटों में पाया जाता है, जैसे एंटीना आता है ना मधुमक्खियों में जो एंटीना होता है, वही एंटीना की बात हो रही है। ऑप्शन नहीं बनेगा। सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन सी प्रक्रिया है, यानी आपको जो ऊर्जा मिलती है वो सर कैसे मिलती है? आप कहेंगे सर 64 नंबर दिया गया है। और यहाँ पर बात करते हैं तो सूर्य के मुख्य ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्या है सर? नाभिकीय संलयन है। और नाभिकीय संलयन कहां पर है? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 65 है, नाभिकीय रिएक्टर शक्ति जनित्र में निम्न में से कौन सी सामग्री नियंत्रक के रूप में प्रयोग करते हैं? यानी नाभिकीय रिएक्टर का नाम सुना है आपने? नाभिकीय रिएक्टर में याद रखना है कि जो सामग्री होती है नियंत्रण करने वाली, नियंत्रण करने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो होती क्या है? तो दोस्तों नियंत्रक रूप में कैडमियम की छड़ें, आपने इंटर में भी पढ़ा होगा सर जी, कैडमियम की जो छड़ें होती हैं वो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक का कार्य करती है, जिनको खींच लेते हैं बाहर की तरफ और नियंत्रक हो जाता है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। क्लियर हो गया है? अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, और क्वेश्चन सॉरी गलत हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर आपका 64 में कुछ हमने गलत लगा दिया क्या? तो भाई क्वेश्चन नंबर आपका जो 64 नंबर है क्या हमने गलत बता दिया क्या भाई? एक बार जल्दी से बताइएगा। किसी का कमेंट आ रहा था, एक बार जल्दी से कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर आप हमने यहाँ पर कौन सा गलत बता दिया क्या? सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपका है क्या? क्यों भाई गलत बता दिया क्या? आपको हमने कहा है याद रखना है कि ऐसे याद रखिए संलयन प्रक्रिया में बहुत ताप की आवश्यकता होती है। इस बात को याद रखना है। जैसे कि अगर आपको कोई घर बनाना है ना, बनाने में आपको बहुत समय लगता है। याद रखना जैसे बिल्डिंग करना होता है, बिल्डिंग करने में बहुत ताप की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा ताप की आवश्यकता होती है। याद रखना है। तो याद रखना इन जो दोनों ताप आपके हैं ये नाभिकीय संलयन में ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है। आशीष पटेल नाम तो नहीं लेना चाह रहे थे, और हमने कहा भी है कि अगर आप इसी प्रकार से क्लास में बातें करोगे और इसी प्रकार से पीछे पड़े रहोगे इन ऑनलाइन डीपी के चक्कर में, तो आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ये बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन है और बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। यानी ऐसे क्वेश्चन को आप कह रहे हैं जो क्वेश्चन एक छोटा सा बच्चा बता सकता है और आपने पढ़ा है। यानी आपका जो भविष्य है वो खतरे में है। आप अपने अहंकार में है कि हम यूपीएसआई में ऐसा करके दिखाएंगे, इसमें ऐसा करके दिखाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर यही आपका रवैया रहा कि क्लास में सिर्फ बातें करते रहोगे और इसी प्रकार से आप करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। बाकी अगर आपको हमारी बुरी बात लग गई हो तो यूपीएसआई बनकर दिखा देना, तब क्लास में दिखाई देना। क्लियर है ना? ओके, क्योंकि आप क्लास में सिर्फ बातें करने के लिए आपके बने हो और किसी के लिए नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को गलत कर रहे हो जिससे उम्मीद हमको है, यानी ऐसे बच्चे से जिससे बच्चे से हमको उम्मीद यहाँ पर है कि कुछ करके दिखाएगा, वही बच्चा इस क्लास में ऐसे क्वेश्चन को गलत कर रहा है जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए स्टार यहाँ पर आंसर भी हो गया, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सड़क या रेल पटरी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? चलिए सर जी क्वेश्चन दिया गया है, 66 नंबर है और 66 की बात करते हैं। कह रहे सड़क या रेल की पटरी पर जो गोलाई होती है, गोलाई के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं ये पूछा गया है। तो हमने कहा सर गोलाई के लिए जो प्रयोग करते हैं ना वो किसका प्रयोग करते हैं? नोट कर लीजिएगा, ये जो आपका होता है अभिकेंद्री बल। क्या होता है? अभिकेंद्री बल हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो होता है बैंकिंग जो आपका होता है अभिकेंद्री बल के द्वारा उत्पन्न करते हैं, और इसके बाद मोड़ वाला जो वाहन होता है वो संतुलन बना रहता है। तो सही ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। कभी कभी किसी व्यक्ति को सही रास्ते में लाने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर से ऐसी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, शायद हमारी भाषा से ये व्यक्ति सुधर जाए। जिस पर हम उम्मीद रख रहे हैं ऐसे व्यक्ति के लिए कभी न कभी ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, शायद हमारी बातें इसको दिल में लग जाए और सही तो सही हो जाए, है ना। क्योंकि ये जो बच्चा है उससे उम्मीद हम ज्यादा लगाए थे और वो उम्मीद में पानी फेर रहे हैं क्लास में। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 67 नंबर, कह रहा है संचार के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सर यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी 67 नंबर दिया है, ये आपका है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी जो आपका है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सही जवाब आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, कह रहा है फ्लॉपी डिस्क होती है। क्या दिया है? फ्लॉपी डिस्क होती है 68 नंबर में। तो ये फ्लॉपी डिस्क एक चुंबकीय द्रव से निर्मित होती है, चुंबकीय द्रव से निर्मित होती है, और एक क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है, अस्थायी होती है ना। एक दो क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपके जनरल साइंस के रिलेटेड आपके आ गए हैं, खुद से ये भैया इसे सफल बनाए। क्वेश्चन नंबर आपको 69 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाश है उस सुग्राहीकरण के रूप में निम्न से कौन सा काम करता है? यानी प्रकाश को सुग्राहीकरण के रूप में जो कार्य करता है वो कौन सा है? तो दोस्तों ये होता है क्या? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल होता है, यानी पूर्णहरिम जिसे कहते हैं, पर्णहरिम होता है, इसको कर लीजिए पर्णहरिम। तो आप कहेंगे सर ये आपका होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम होता है, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यदि विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या हो सकता है? यानी जो सजी ब्लीचिंग पाउडर होता है अगर आप उसको हवा में छोड़ देते हैं और खुला छोड़ देते हैं तो सजी क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है।
क्या आप लगा सकते हैं? इसका जवाब दे दीजिएगा, सभी लोग यहाँ पर देना है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा है उसकी क्लोरीन क्रमशः समाप्त हो जाएगी, यानी कि उसकी जो अंदर क्लोरीन गैस है वो क्लोरीन गैस क्या होगी सर, वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप ब्लीचिंग पाउडर को खुला ना छोड़ें, इसलिए आप ब्लीचिंग पाउडर को खुला ना छोड़े, साथ ही इस बात को याद रखना है। तो इस बात को भैया क्लियर हो गया है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन आ गया है तो बिल्कुल सही जवाब राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। क्लियर हो गया है? चलिए सर जी यहाँ पर देखो दिया गया है अगला पॉइंट है, कह रहा है भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य नहीं है? भारत किसका सदस्य नहीं है? यहाँ पर 71 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आसियान है, आसियान का सदस्य नहीं है। सिंपल सी बात है कि सर जी जो आपका दिया है आसियान, ये आपका नहीं है, आसियान इसका सदस्य नहीं होता है। मतलब कि जो आसियान इसमें 10 आपके सदस्यों का संगठन है, इसमें भारत आपका दोस्तों नहीं है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया में है और इसका सदस्य भारत नहीं है दोस्तों, याद रखना है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है? भारत इनमें से जो सदस्य है वो सर किसका सदस्य है, ये पूछा गया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो दिया है आपका OECD, फिर दिया है ओपेक, फिर दिया है RCEP, फिर दिया है TPP। यानी यहाँ पर देखा जाए OECD यानी आर्थिक सहयोग विकास संगठन, क्या होता है? आर्थिक सहयोग विकास संगठन, इसका भी नहीं है। ओपेक मतलब होता है सर जी पेट्रोलियम निर्यात करने वालों में, पेट्रोलियम निर्यात करने वाले में भी भारत आपका नहीं है। सर जी ये जो दिया गया है RCEP यानी होता है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी का भी सदस्य नहीं है। सर जी TPP मतलब होता है ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपकी पार्टनरशिप होता है, सर इसमें भी आपका नहीं है। यानी इनमें से कोई नहीं है, यानी भारत जो है इनमें से किसी का सदस्य ही नहीं है, याद रखना है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है? इनमें शामिल नहीं है, नोट कर लेना है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कभी कभी समाचारों में चर्चित सिंगापुर का जो एक शब्द है ना, सिंगापुर का जो एक शब्द दिया है टेमासेक मॉडल, ये जो आपका है किससे है? चलिए कभी कभी समाचारों में चर्चित जो सिंगापुर का जो टेमासेक मॉडल है, ये सर जी है क्या? यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका है क्या? इस घटना को हम लोग कहेंगे क्या? तो नोट कर लेना है, इस घटना को हम लोग कहते क्या है? ये होता है विनिवेश कार्यक्रम। क्या होता है? विनिवेश कार्यक्रम है। यानी सिंगापुर में जो आपका टेमासेक मॉडल है, ये सर जी आपका क्या है? विनिवेश कार्यक्रम है। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है विवाद से विश्वास योजना, विवाद से विश्वास योजना सर जी आपकी है क्या? तो दोस्तों याद रखना है विवाद से विश्वास है, ये एक प्रत्यक्ष कर पर विवाद का समाधान है। यानी जो प्रत्यक्ष कर होता है उसमें विवाद का समाधान है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। G4 देश क्या है भाई? G7 पढ़ा, G3 पढ़ा, G5 पढ़ा, लेकिन सर G4 जो आपका है ये आपका है क्या? इसमें कौन शामिल है? इसमें कौन शामिल है ये आपसे पूछ रहा है। तो हमने कहा सर इसमें जापान है, जर्मनी है, भारत है और आपका ब्राजील है। तो G4 देशों में जापान, जर्मनी, भारत है और ब्राजील इसके सदस्य हैं। यानी सही जवाब सर जी क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। एक पॉइंट दिया है SDR आरक्षित मुद्रा का रूप है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? साथ ही ये जो जारी किया जाता है ना, नोट कर लेना है, जो इंटरनेशनल मनी बैंक है ना, यानी IMF जो आता है, इसके द्वारा आरक्षित मुद्रा जो आपका है वो आता है। ऑप्शन ए बनेगा। पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला सबसे पहला जीव कौन से था? यानी पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला सबसे पहला जीव पूछा है, और ये सजी आपका कौन होगा? नीला हरा शैवाल। क्या बोलेंगे? नीला हरा शैवाल, यहाँ पर बोलेंगे नीला हरा शैवाल बोलेंगे। सजी दिया है स्पेस एक्स किस देश की निजी अंतरिक्ष एजेंसी है? स्पेस एक्स जो आपका है वो किस देश की निजी अंतरिक्ष कंपनी है? यानी 7-8 की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है? सजी नोट कर लेना है, आपका जवाब हो जाएगा ये सजी अमेरिका की है। स्पेस एक्स अमेरिका सही है कि नहीं? गड़बड़ तो नहीं है भैया? क्यों भाई ऐसा तो नहीं है कि गड़बड़ हो गया है? जल्दी बताइए, स्पेस एक्स किस देश की निजी अंतरिक्ष एजेंसी है? चाइना की तो नहीं होगी किसी भी हालत में, चाइना की तो नहीं है, अमेरिका होगी, याद रखा अमेरिका है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सजी आसियान देशों का मुख्यालय कहां पर है? तो सजी आसियान देशों का जो मुख्यालय है ना वो आपकी इंडोनेशिया में है। कहां पर है? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। क्या है?